सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में छात्रा की दुराचार के बाद हत्या की घटना में अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है तथा प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाकर अपराधियों को यथाशीघ्र सजा दिलवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को खाली करा रही पुलिस। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल और जेसीबी तैनात। गेट का ताला तोड़कर गिराया जा रहा अवैध निर्माण। बाहुबली अतीक अहमद पर हुआ बड़ा एक्शन। प्रयागराज में 25 करोड़ की 7 संपत्तियां की गई कुर्क। डीएम के आदेश के बाद हुआ एक्शन। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद पिता के सिंह ने वीडियो मैसेज जारी किया है। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। नीट जेईई परीक्षा करवाने के फैसले का देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। 28 अगस्त को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नीट जेईई परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और कहा कि नीट जेईई परीक्षाएं रोकने के लिए सोचें सरकार, एक बार माता पिता के दिल से सोचें। शहरी और अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने में समर्थ, पैसे वालों की बीजेपी सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के समर्थन में खुला पत्र लिखा है कि अगर बीजेपी ऐसा जानलेवा एग्जाम करवा रही है तो केंद्रों के बाहर अपने मंत्री, सांसद, विधायक तैनात करे। विद्यार्थियों के खाने रहने की व्यवस्था वैसे हो, केंद्रों के बाहर एहतियात बरते जाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर से ट्रांसफर हुए हैं सचिव गृह विभाग एसके भगत हटाए गए। एसके भगत को आईजी विजिलेंस बनाया गया। तरुण गाबा नए सचिव बने हैं। गृह विभाग के आईजी विजिलेंस थे तरुण गाबा। प्रयागराज एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। 35 कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर। कर्मचारियों को न्यायिक कर्तव्य न करने का पाया गया दोषी। आम नागरिक की शिकायत पर नहीं निभा पाए कर्तव्य। आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार का बुलंदशहर का दौरा। आईजी ने फैमिली क्वार्टर का किया सर्वे। एसएसपी को जल्द सुधार के दिए निर्देश। पुराने लंबित मुकदमों का जल्द हो निस्तारण। कानून व्यवस्था को सख्त करने की दी हिदायत। लखनऊ में सनकी महिला ने 2 कुत्ते के बच्चों को पैर से कुचलकर मार डाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने दर्ज किया केस। सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में मासिक बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान सभासदों के प्रस्ताव पर पालिका के सभी वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ ही सरावगी टोला स्थित बालाजी मंदिर में इंटरलॉकिंग लगाने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बदायूं के उसहेत कस्बे के शराब की दुकान के पास कार में अचानक से आग लग गई। गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल इस आग पर काबू पाया। औरैया के एरवा कटरा थाना इलाके के अनुरुद्धपुर क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। बदमाश सिपाही को गोली मारकर के फरार हो गए। सिपाही को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा में भर्ती करवाया गया। तो महुआ रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में अज्ञात बुजुर्ग साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। कानपुर में पुलिस सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। 3 लड़कियां, 5 लड़के, 3 लग्जरी कार भी बरामद की गई। शिवालिक अपार्टमेंट पर कार्रवाई की गई। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार में पत्रकार नवीन सिंह पर हमला किया गया। घर में घुसकर दबंगों ने हमला किया। हमले में पत्रकार और बड़ा भाई घायल हुए हैं। दबंग रविराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
उधर गाजियाबाद के मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में मुजफ्फरनगर के विक्की त्यागी गैंग का नाम सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पता चला है कि अक्षय की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी। आगरा के थाना अचनेरा के अरुआ खास गांव में जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को पकड़ा है। ग्रेटर नोएडा के कुट्टिक थर्ड थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 12 साल की मासूम बच्ची को एक हैवान ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसको जबरन उठाकर खाली प्लॉट में ले गया। उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक दिवसीय उपवास पर बैठने का ऐलान कर दिया। वे बैठ गई हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका उपवास हो रहा है। इंदिरा ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल पड़ी हुई हैं, जबकि प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी और बेस अस्पताल में फोन कर स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल लेती हैं, लेकिन मरीजों के साथ जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उपवास शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बदहाल होने का आरोप लगाते हुए इंदिरा हृदयेश ने अपना उपवास शुरू किया है। सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य महकमा होने के बावजूद भी पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं। सूबे में लोग परेशान हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या स्थिति हो जाती है कि लॉकडाउन में भी जनता को घर में होना चाहिए। तो वहीं उपवास पर बैठी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हो गया है, चरमरा गई व्यवस्था। मैं करीब प्रतिदिन 2 बार वहाँ के सर्जन को फोन करती हूँ, प्रिंसिपल को फोन करती हूँ, व्यक्तिगत मरीजों की स्थिति बताती हूँ। गर्भवती महिलाएं यदि 8-8 घंटे इंतजार करें, जिनका ड्यू हो चुका है और वो इधर उधर भागती फिरें, क्या कष्ट होता है, इसका अंदाजा अगर इन डॉक्टरों को नहीं है तो निश्चित रूप से आवाज उठानी चाहिए। और ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हल्द्वानी से हमारे सहयोगी ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद, क्या कुछ जानकारी इंदिरा हृदयेश के उपवास को लेकर इस वक्त आपके पास? जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश एक दिवसीय उपवास पर आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठी हुई हैं और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर यहाँ पर हो चली हैं, उसी को लेकर उनका उपवास है। और एक बहुत अच्छी आवाज यहाँ पर विपक्ष ने उठाई है, क्योंकि आए दिन सुशीला तिवारी का जहां तक बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर कोविड के लिए बनाया गया और सबसे ज्यादा मौतें यदि पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें भी सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ खुद ही बयान कर दिया। ये सब आंकड़ों के हिसाब से यदि देखें तो सुशीला तिवारी अस्पताल में जितनी मौतें हुई हैं उसको लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर आज एक दिवसीय उपवास पर इंदिरा हृदयेश बैठी हैं और उनके साथ कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी ये उपवास चल रहा है और सरकार के खिलाफ ये उपवास है। और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के पास खुद स्वास्थ्य विभाग होते हुए इस प्रदेश का स्वास्थ्य इतना खराब हो तो वहां पर फिर जनता को किस तरह से दुश्वारियां पेश आ रही हैं, वो एक समझने वाली बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और भी अनेकों ऐसी समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर, तो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पुरजोर यहाँ पर कोशिश करेगी और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार वापस बनने जा रही है। और जब 2022 में सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अलावा जितने भी प्रदेश के विकास के कार्य रुके हुए हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल ताराचंद, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि सुशीला तिवारी अस्पताल हो या फिर सूबे के कोई दूसरे अस्पताल हो, क्या एक बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया यहाँ पर सरकार के खिलाफ? खुद मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए सीधे तौर पर इंदिरा हृदयेश। जी देखिए, बिल्कुल एक मुद्दा इस समय बहुत बड़ा मुद्दा
खुद सरकार ने विपक्ष को यहाँ पर दिया है, क्योंकि कोविड काल में जिस तरह से स्थितियां यहाँ के अस्पतालों की हैं, वो सुशीला तिवारी अस्पताल की ही नहीं, क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल आइसोलेशन सेंटर यहाँ पर सबसे बड़ा वो बनाया गया, बावजूद इसके जितने भी अस्पताल कुमाऊं भर में या प्रदेश भर में जितने भी अस्पताल हैं, सभी की हालत यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग जब खुद मुख्यमंत्री के पास हो और इतनी बदहाल यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी, तो विपक्ष क्या आम जनता भी इस पर विरोध के लिए उतरेंगी। और ये बिल्कुल एक वाजिब एक सवाल आज विपक्ष ने उठाया है, और एक दिवसीय जो उपवास है इसका कहीं ना कहीं असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा। जी बिल्कुल तारा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में क्षेत्र में युवतियों से बदसलूकी के मामले को लेकर जांच को पहुंची है, और यहां से देहरादून में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। इस मामले में 2 युवकों पर युवतियों से बदसलूकी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को 10 बजे दीप कॉलोनी में रहने वाली 2 बहनों ने चौकी इंचार्ज आशीष रावत को फोन करके कॉलोनी के 2 युवकों पर छेड़छाड़ और बदसलूकी करने के आरोप लगाए। सूचना पर सिपाही राजेश और धर्मेंद्र मामले की जांच को लेकर कॉलोनी में पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कारण मौके पर पीड़ित युवतियां भी पहुंच गई। आरोप है कि दोनों युवकों अर्जुन और अमित ने पुलिस के समक्ष युवतियों से बदसलूकी की। पुलिस कर्मियों के समझाने पर दोनों युवक नहीं माने, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को चौकी ले जाने लगी। इस पर धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि युवकों ने सिपाही राजेश को कमरे में खींच लिया, उस पर हमला किया। बीच बचाव में आए सिपाही धर्मेंद्र से भी हाथापाई मारपीट की गई, और हंगामा होने पर रात में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को थाने लाया गया। एसओ ने बताया कि अर्जुन और अमित पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, युवतियों से अभद्रता, बदसलूकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आप हौसला देखिए इन बदमाशों का कि कैसे आखिरकार पुलिस की टीम पर भी हमला किया। उससे पहले 2 युवतियों के साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की, पुलिस के सामने भी उसको दोहराया। तो युवतियों के साथ बदसलूकी और पुलिस के साथ मारपीट और हमला करने जैसी घटना को लेकर के एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। चौकी इंचार्ज बाईपास को सूचना मिली थी, एक महिला द्वारा कॉल किया गया था कि कॉलोनी के ही उसके कुछ लड़के जो हैं वो उसके साथ अभद्रता और छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिस सूचना पे हमारी चीता पुलिस जो है उनके 2 कर्मी उसके घर पहुंचते हैं, और महिला द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोस के ही कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। चूँकि उसके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, इसलिए सिपाही जो है उससे पूछताछ करने जब उस लड़के के घर गए तो घर वालों के द्वारा सिपाहियों के साथ अभद्रता की गई, जिसमें जो है जो अभद्रता की कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं, और उस संबंध में एक जांच भी की जा रही है। परंतु जो सिपाहियों के साथ अभद्रता की गई थी और जो महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, उस पर 2 अलग अलग मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं थाना नेहरू कॉलोनी में, और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जारी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आखिर क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने का ये पूरा मामला है। और मंगलवार देर शाम को जब एक महिला द्वारा पुलिस पे कंप्लेंट कराई गई कि हमारे जो पड़ोस में कुछ लड़के हैं उनको रोजाना छेड़ते हैं, उसके बाद जो चीता है वो पूछताछ करने के लिए उस क्षेत्र में पहुंची थी, दीपनगर में पहुंची थी, जहां जब उन लड़कों को पुलिस वाले घर से बाहर लाने लगे तो उनके जो परिजन हैं वो पुलिस के साथ अभद्रता करने लगे, मारपीट करने लगे, और कहीं ना कहीं जो ड्यूटी पे जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके चलते जो वीडियो है एक वायरल हो गया। और इस वीडियो में दिखाई दे जा रहा है कि पुलिस कर्मी और जो महिलाएं हैं घर की, उनके आपस में मतभेद हो रहा है, मारपीट जैसी स्थिति बन रही है, जिसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। और खुद अरुण मोहन जोशी जो कि डीआईजी और देहरादून के एसएसपी हैं, उन्होंने इसमें जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोनों ही पक्षों के द्वारा जो कंप्लेंट कराई गई है उसे नेहरू कॉलोनी थाने में कर दिया गया है, जिसके बाद अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला किस तरीके से था और आखिरकार गलती किसकी थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पौड़ी जिला प्रशासन ने आखिरकार मशक्कत के बाद मानसून सीजन से निपटने के लिए शासन द्वारा भेजे गए सैटेलाइट फोन्स को नो नेटवर्क जोन में पहुंचाना शुरू कर दिया है। इन फोन्स को लेने से मना करे ग्राम प्रधानों को इसकी महत्वता समझा करके बताया गया कि आपदा के दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का ये फोन कितना महत्वपूर्ण जरिया है, वे भी तब जब जिले के ये क्षेत्र मोबाइल की दृष्टि से नो नेटवर्क जोन में शामिल हो। इसकी महत्वता समझाकर इनका वितरण आखिरकार प्रशासन ने
खिरसू ब्लॉक से शुरू किया, जबकि इससे पूर्व ग्राम प्रधान महंगी कॉल दर के चलते ने लेने से कतरा रहे थे। पौड़ी जिले में सैटेलाइट फोन्स का पहला वितरण खिरसू क्षेत्र के उन ग्राम प्रधानों को किया गया है जो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। ग्राम प्रधानों को समझाया गया कि ये सैटेलाइट फोन है जो बिना नेटवर्क के भी काम करेंगे। आपदा की स्थिति में इनसे आप जानकारी दे सकते हैं जिससे कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छा कदम सरकार का उन इलाकों के लिए जहां पर फोन का नेटवर्क नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं और अपने ऊपर किसी भी आपदा को लेकर के जानकारी जिला मुख्यालय तक या फिर प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते। तो इन सैटेलाइट फोन का महत्व प्रधानों को बताया गया। ग्राम प्रधानों को इसके बाद ये फोन वितरित किए गए हैं। हालांकि इनकी दरें कुछ ज्यादा होती हैं, लेकिन ये बेहद कारगर हैं ऐसे इलाके में जहां पर नेटवर्क नहीं है। तो सैटेलाइट फोन को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। इसमें सैटेलाइट फ़ोन जो है आज एसडीआरएफ की ओर से खिरसू ब्लॉक में 10 ग्राम सभाओं को ये आवंटित की गई है। और सैटेलाइट फ़ोन को देने से पहले ये देखा गया है कि ऐसे गांव जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे किसी भी कंपनी का चाहे बीएसएनएल हो, आइडिया हो, कोई भी नेटवर्क नहीं है, ऐसे गांव को चिन्हित किया गया कि इमरजेंसी की दशा में वो शासन को, प्रशासन को, 108 को, सबको वो संपर्क कर सकते हैं। आज एसडीआरएफ का दौरा यहाँ पर किरसू ब्लॉक में 10 ग्राम प्रधानों को हमने सैटेलाइट फोन एसडीआरएफ के द्वारा वितरित किए गए हैं। इसमें उनके बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यहाँ पर बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, बहुत जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, ऐसे आपातकालीन स्थिति है, आपदा है, उस समय सूचना आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा एक सुविधा है सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से उनको मिलता है। तो वहीं कोटद्वार में लगातार बढ़ते नशे के ग्राफ को देखते हुए एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी पौड़ी के दिशा निर्देशानुसार नशे की रोकथाम के लिए कोटद्वार थाना की टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली कि एनडीपीएस से संबंधित माल की बहुत बड़ी खेप कोटद्वार में बरेली और अन्य स्थानों से आ रही है, जिस पर सीआईयू ने फौरन कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग के दौरान आर्मी कैंटीन के पास पुलिस को देख करके बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने बाइक सवार 2 अभियुक्तों की तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में चरस और स्मैक बरामद हुआ है, जिसमें 1.5 किलो चरस और साथ ही 1000 पुड़िया स्मैक की बरामद हुई, जिसकी कीमत बाजार में 5 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और कोटद्वार और आसपास का जो इलाका है लगातार उसमें शिकायतें मिल रही थी कि जो नशेबाज हैं वो भी सक्रिय हैं और साथ ही साथ नशे के सौदागर किस तरह से नशे का वितरण करते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। तो वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले गोपाल नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम से हुई 5 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया। चोरी के आरोप में 2 युवकों को कैनाल गेट आईडीपीएल से गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर आईडीपीएल के खंडहर में छिपाया गया चोरी का सामान बरामद किया गया है। चोरी में प्रयुक्त छोटा हाथी भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है। ये छोटा हाथी नाम का वाहन है जिसको स्थानीय भाषा में छोटा हाथी कहा जाता है, इसे भी सीज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि गोदाम में माल लाने वाले सप्लायरों ने की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने गैस कटर से ताले को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का जुर्म कबूल किया है। तो इस वाहन के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह छोटा करियर वाहन है जिसको माल ढुलाई में काम में लिया जाता है, इसको स्थानीय भाषा में छोटा हाथी कहते हैं। इसे भी जब्त किया गया। साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो आखिरकार पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम से हुई करीब 5 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, करीब 5 लाख की इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम से चोरी हुई थी, पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया, क्या कुछ अपडेट है? इंडिया नाम से जो व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनके दुकान पर ही कुछ 2 कर्मचारी कार्य करते थे और देर रात को उन्होंने जो गोदाम में कार्य तोड़ करके जो है लगभग 5 लाख की कीमत का सामान चोरी कर लिया था। तो जब उनके दुकानदार द्वारा इसकी कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराई गई
पुलिस और सीसीटीवी और मुखबिरों को जो है लगाया गया। और बिल्कुल नीरज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। विधायक प्रणव चैंपियन ने रोड शो किया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन ने रोड शो करते हुए अपने पुराने अंदाज को दिखाया। प्रणव चैंपियन को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों पर। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद 1 साल 1 महीने के बाद प्रणव की वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने माफीनामा लिखकर दिया था पार्टी को, उसके बाद उनकी पार्टी में वापसी की गई। वही पुराना अंदाज प्रणव चैंपियन का कार के ऊपर खड़े होकर के रोड शो करते हुए नजर आए। हालांकि करीब 1 साल पहले प्रणव चैंपियन का वो वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वे शराब के नशे में हथियारों को लहराते हुए डिस्को करते हुए नजर आए थे। तमंचे पर डिस्को उनका काफी वायरल हुआ था। इस दौरान शराब के नशे में उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहते हुए भी सुने गए थे। उसी आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रणव चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता 6 साल तक के लिए दिखाया था। लेकिन क्योंकि बीजेपी में प्रणव चैंपियन की वापसी हो चुकी है, 1 साल 1 महीने बाद वापस प्रणव चैंपियन बीजेपी का हिस्सा हो गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पौड़ी से खबर है, जहां पर एक दूध की गाड़ी खाई में गिर गई है। गढ़वाल के नेशनल हाईवे 119 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्वालपा देवी के पास यह हादसा हुआ। कोटद्वार से श्रीनगर तक सप्लाई होती है दूध की। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद करके अपनी जान बचाई। लोगों और पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। तो बचाव राहत का काम शुरू किया। गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। बड़ा हादसा यहां पर हुआ। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर और कंडक्टर की जान बच गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर ब्लॉक के नेशनल हाईवे 58 पर मलेथा के पास एक कार पुलिया से टकरा करके क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि उस वक्त पुलिया के दूसरी ओर मौजूद लोग इसकी चपेट में आने से बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार सवार 5 लोग शराब के नशे में धुत थे और ड्राइवर बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी गुजरात के भरूच शहर के किसी हंसमुख भाई पटेल के नाम से रजिस्टर्ड है। ये लोग रेलवे से संबंधित बताए जा रहे हैं, लेकिन शराब के नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाते हुए टिहरी के पास ये सड़क हादसा हुआ। 5 लोग इसमें सवार थे और ये जानकारी मिली है कि वे शराब के नशे में थे, जिससे हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान, क्या कुछ जानकारी हादसे को लेकर? मैं आपको बता दूं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा का क्षेत्र का यह मामला है। कीर्तिनगर के पास मलेथा एक ग्राम सभा है और उसी के पास देर रात की ये घटना है। 9:30 बजे की घटना है। वहाँ पे एक स्थानीय लोग शाम के टाइम पर थोड़ा टहल रहे थे, लेकिन 9 बजे की घटना बताई जा रही है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक गुजरात की नंबर की जो गाड़ी है और ये गाड़ी जो एक है कि यहाँ पे जो स्थानीय ठेकेदार या रेलवे कर्मचारी है, शराब के नशे में इतने चूर थे कि इनको ये तक नहीं दिखाया गया कि ये रॉन्ग साइड चल रहा है या साइड चल रहा है। जैसी गाड़ी इनकी दीवार में, वहाँ पे एक पुल था, पुलिया लोहे की पुल पे अटैच हुई, लेकिन शुक्र मानिए उसमें से 5 लोग सवार थे। जैसे उन्होंने वहाँ पे टिहरी क्षेत्र के वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को देखा, वहीं गाड़ी छोड़ के सीधा फरार हो गए। उसके बाद ग्राम सभा के प्रधान अंकित कुमार ने वहाँ पे पुलिस प्रशासन को बताया कि इस तरह की घटना घटी है। पुलिस प्रशासन खाली आ तो गई, लेकिन अभी तक वहाँ से वो गाड़ी वहाँ से नहीं हटाई, क्योंकि पता नहीं गाड़ी लेने के लिए परिजन अभी तक नहीं आ पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान तमाम जानकारी के लिए। वहीं विकास नगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अब बड़ी अपडेट है इस वक्त की। पानी के तेज बहाव में एक कार के बहने की जानकारी भी है। कार से बच्चों समेत दंपति सुरक्षित बाहर निकाले गए। लांगा रोड पर शीतला नदी में तेज बहाव आया था। मूसलाधार बारिश की वजह से इन दिनों नदियां उफान पर है। पहाड़ों में हो रही बारिश नदी नालों में उफान ला रही है और साथ ही साथ यहाँ पर एक कार के बहने की खबर है। हालांकि दंपति के साथ ही उनके बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, वे सुरक्षित हैं। पानी के तेज बहाव में सड़क पार करते समय ये कार बह गई थी, जो दरिया में समाने लगी, हिचकोले खाने लगी। हालांकि जैसे ही पता चला, यहाँ से इस कार सवार लोगों को बचाया गया है, कार के बाहर निकाला गया।
और अब बात कर लेते हैं कोरोना की अपडेट की। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 530 नए मरीज उत्तराखंड में मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 16,549 तक पहुंच गई है। अब तक 219 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 11,524 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ये बड़ी अपडेट है। उत्तराखंड में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 264 नए मामले सामने आए और जिस तरीके से मामलों में इजाफा हुआ है वाकई चिंताजनक है। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा लगातार सतर्कता के साथ जागरूकता भी फैला रहा है और एहतियात बरतने की अपील भी लोगों से की जा रही है। साथ ही साथ तमाम कवायद जो है वो कोरोना को रोकथाम को लेकर के वो की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता पैदा करने वाले हैं। उत्तराखंड में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। रोजाना अगर जो मामलों की बात करें औसतन 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 264 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक इसके साथ ही संख्या हो गई है 13,225। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। मसूरी में एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मसूरी बाला हिंसार निवासी 65 साल के एक बुजुर्ग को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी ओर कैंपटी क्षेत्र के 30 साल के युवक भी कोरोना संक्रमण से ग्रसित पाया गया। पिछले 4 दिनों में मसूरी में 15 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर सख्त कदम ना उठाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई लोगों के साथ पर्यटक बिना मास्क के ही देखे जा रहे हैं, जो काफी गंभीर है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से अब जगह जगह निगरानी रखी जाएगी, फिलहाल रखी भी जा रही है, ताकि जो लोग उल्लंघन करते हुए पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती